स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना 12th की बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर 5.1। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस की ऑर्गेनाइजेशंस के क्या महत्व है, संगठन का क्या महत्व है और उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। तो देखिए, हम कल नियोजन पढ़ के आए। ठीक है, हमने प्रबंध के हमें पता है 5 मुख्य कार्य होते हैं। कल हमने नियोजन पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है संगठन। तो यही है आज हमारा टॉपिक कि संगठन क्या है। देखिए, संगठन क्या होता है। संगठन मतलब हम कह सकते हैं ढांचा। ठीक है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेना। ठीक है, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेना, वही होता है संगठन। ठीक है, नियोजन में हमने प्लानिंग तो कर लिया। ठीक है, कि कौन क्या काम करेगा, संस्था का उद्देश्य क्या होगा, ठीक है, कब क्या कैसे किया जाएगा, वो सब कुछ वहां पे हम लोग तय कर चुके हैं। लेकिन अब हमने नेक्स्ट स्टेप चलना है संगठन। संगठन में हम क्या करेंगे, इसमें ये देखा जाएगा कि हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या क्रियाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमें कितने डिपार्टमेंट चाहिए, कितने विभागों में काम बांटना पड़ेगा, कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, कितने अधिकारी चाहिए, कितने कर्मचारी चाहिए। ठीक है, कितने विभाग जाएंगे अलग अलग, कितना पैसा चाहिएगा और उन विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों में कितने अधिकारी होंगे और कितने अधिकारियों के नीचे जो है उनके अधीनस्थ होंगे। ये सारा सब कुछ एक तैयार कर लिया जाता है परफॉर्मा, वही हमारा क्या होता है संगठन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें सब कुछ पहले से ही तय कर लिया जाता है कि संस्था में कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने अधिकारी होंगे और सूचनाओं को किस प्रकार से भेजा जाएगा। एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचना भेजने का क्या क्राइटेरिया होगा। ठीक है, क्या उसकी प्रोसेस होगी, तो वो सब कुछ यहाँ पे पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है, तय कर लिया जाता है, वही हमारा संगठन होता है। संगठन की परिभाषा दे रखी है मैकफारलैंड ने। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें तो मैकफारलैंड ने संगठन की परिभाषा दी है कि संगठन का अभिप्राय व्यक्तियों के विशेष समूह से है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। इनकी संगठन से क्या अभिप्राय है, मैकफारलैंड क्या कहते हैं कि व्यक्तियों के उस विशेष समूह से है, इनकी कोई भी ऐसा कोई भी समूह नहीं, एक विशेष समूह। और ये विशेष समूह कौन सा है, जो संस्था का एक उद्देश्य है ना, जो संस्था का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो उसी से हमारा अभिप्राय होता है संगठन। इनके संगठन क्या है, उन व्यक्तियों के समूह से है जो एक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संगठन की विशेषताएं। संगठन की विशेषताएं में फर्स्ट है कार्य का विभाजन। संगठन किस पे मतलब संगठन की मेन विशेषता क्या होगी, कार्य का विभाजन। कि संगठन का आधार होता है कार्य का विभाजन, क्योंकि हमने देखा कि हम संगठन में क्या करते हैं, ये तय करते हैं कि कितने विभाग होंगे, कितने अधिकारी होंगे, किस काम को किसको सौंपा जाएगा। तो ये सब कुछ किस में आएगा, मेन कार्य का विभाजन। तो कार्य विभाजन के बिना हम कह सकते हैं कि संगठन अधूरा है। तो संगठन के लिए सबसे मेन होता है कार्य का विभाजन। हम कार्य का विभाजन करते हैं, पूरा हमें ये पता है कि हमारा कार्य है एक, जैसे संस्था का कोई एक कार्य है, फोन किसी संस्था का है, फोन का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, ये उसका एक कार्य है। लेकिन अब वो उसको विभागों में बांटेगा कि फोन को उत्पादन करने के लिए हमें कच्चा माल भी चाहिएगा। ठीक है, हमें उसको प्रोडक्शन तैयार भी करना पड़ेगा अपने कारखाने में, उसको स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। तो उसका देखिए कार्य तो एक ही था, लेकिन उसके सब कार्य, ठीक है, उसके छोटे छोटे से कितने हिस्से हो गए। तो ये कार्य का विभाजन ही कहलाता है कि एक कार्य को अलग अलग भागों में बांट देना। तो संगठन का मेन आधार होता है कार्य का विभाजन। इसमें हर कार्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति को उस कार्य से रिलेटेड योग्यता है उसी व्यक्ति को वो कार्य सौंपा जाता है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता समन्वय। समन्वय क्या होता है कि मेलजोल। संस्था में देखिए संगठन है,
एक समूह है। एक समूह को चलाए रखने के लिए क्या जरूरी है? लोगों में आपसी भाईचारा, मेल मिलाप, ठीक है, अच्छा शांतिपूर्ण वातावरण। तो ये कब होएगा? जब लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जब उनमें टकराव नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे। तो संगठन में क्या किया जाता है कि कार्य को इस तरह से बांटा जाता है, ठीक है, ताकि वहां पे समन्वय की भावना रहे। लोगों के कार्यों को अलग अलग तो किया जाता है, लेकिन उनको इस तरह से अलग किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहे। जैसे कल भी आया था कि एक व्यक्ति का कार्य जहाँ खत्म होता है दूसरे का स्टार्ट होता है, तो इसलिए दोनों जुड़े हैं। जब तक पहला खत्म नहीं करेगा दूसरा अपना काम स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसा हम पीछे एक उसमें आया था फ्यूल में सोपान श्रृंखला कि ए से कोई कार्य बी तक आएगा, बी से सी, सी से डी, तो वो एक श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस संगठन में हमें यही चाहिए। तो इस तरह से कार्यों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा किया जाएगा ताकि उनमें आपस में अच्छा जो है व्यवहार रहे, ठीक है, मेल जोल की उनमें भावना रहे। नेक्स्ट है अनेक व्यक्ति। संगठन की तीसरी विशेषता होती है कि वहां पे अनेक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने आप में क्या कोई संगठन कर सकता है? नहीं बना सकता। तो संगठन बनाने के लिए सबसे जो भी एक मेन विशेषता होगी वो होगी वहां पे अनेक व्यक्तियों का होना जरूरी है। नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य, यानी कि संगठन में क्या होता है कि कार्यों को तो अलग अलग बांटा जाता है, ठीक है, क्रय विभाग को बांट दिया, कुछ कार्य विक्रय विभाग को बांट दिया। हर एक का अपना एक उद्देश्य भी होगा। क्रय विभाग चाहेगा कि मैं जो कच्चा माल है वो कम लागत पे, कम पैसों में ज्यादा इकट्ठा कर पाऊं। विक्रय विभाग चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने सामान को बेच दूं। लेकिन इन दोनों का एक सामान्य उद्देश्य होगा। वो क्या होगा? संस्था का जो उद्देश्य है वही। अगर संस्था का उद्देश्य है इस साल तक 10% अपने लाभ को बढ़ाना है पिछले साल के तुलना में, तो इन दोनों का उद्देश्य क्या है? 10% बेशक से नीचे अपने विभाग तक इनका उद्देश्य अलग अलग होगा, लेकिन एंड में जो मेन पॉइंट है वो इनका एक उद्देश्य होगा जो उसके संस्था का है। यानी कि सारी जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी एक विभाग में उन सबका एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो संगठन की एक विशेषता ये भी है कि हर क्रिया का, जितनी भी क्रिया हो संस्था में, उनका एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, अलग अलग उद्देश्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है संगठन प्रबंध का एक यंत्र है, ठीक है। देखिए प्रबंध का मेन यंत्र मतलब मशीनरी है, ठीक है। प्रबंध को चलाने की एक मशीन है संगठन। इसमें क्या कहा जाता है, जैसे एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें अगर एक भी पुर्जा खराब हो गया तो वो मशीन काम नहीं करती। इसीलिए संगठन में एक संस्था के प्रबंध के लिए क्या है कि मशीन है। तो अगर अच्छा प्रबंध करना है किसी विभाग का, किसी संस्था का, तो वहाँ पे संगठन का अच्छा होना भी जरूरी है। और ये संगठन अपने आप में एक पूरी मशीन है। तो इस मशीन का अगर एक भी पुर्जा खराब हो गया तो मशीन किसी काम नहीं। इसलिए संगठन को इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि ये अपने आप में पूरी अच्छे प्रकार से कार्य करे, ठीक है। तो ये थी हमारी विशेषताएं। अब हमारे महत्व की संगठन का क्या महत्व होता है। फर्स्ट है विशिष्टीकरण का लाभ। देखिए हमने पढ़ा, ठीक है, कि संगठन में हम क्या करते हैं, कार्यों को बांटते हैं, ठीक है। कार्य विभाजन इसका मेन आधार होता है संगठन का। तो कार्यों को अलग अलग बांटने से क्या मिलता है, हमें विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है, ठीक है। विशिष्टीकरण का लाभ क्या होता है कि एक व्यक्ति को हम लगातार एक ही कार्य देते रहते हैं, ठीक है। जैसे क्रय प्रबंधक है, उसको लगातार क्रय विभाग का ही प्रबंधक बनाया जाएगा, तो लगातार वो व्यक्ति जो है क्रय प्रबंधक बनते बनते उस कार्य में निपुण हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद वो अपने कार्यों को बहुत कम समय में और अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि लगातार एक ही काम को करते रहने से वो क्या हो गया, उस काम में निपुण हो गया। जैसे आप लोग लगातार एक ही चैप्टर पढ़ते रहोगे तो बाद में वो चैप्टर पूरा ऐसे याद हो जाता है कि कभी भी आपसे कोई कुछ भी पूछ ले आप फटाफट उसका आंसर दे देते हो। तो संगठन से हमें एक लाभ ये मिलता है कि विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। और ये विशिष्टीकरण का लाभ कहाँ से निकल के आता है, कार्य के विभाजन से। समझ गए?
नेक्स्ट है हमारा कार्य संबंधों में स्पष्टता। संगठन में क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि पहले से ही बांट दिया जाता है कि कौन क्या कार्य करेगा, कौन अधिकारी होगा, कौन अधिकारी के नीचे कर्मचारी होगा, कितने कर्मचारी होंगे, सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, संबंधों में भी स्पष्टता रहती है, यानी कि हर कर्मचारी को वहाँ पे ये पता होता है कि उसका बॉस कौन है, ठीक है, उसको किसके अंडर में काम करना है, किसके आदेशों को मानना है, किसको अपनी बातें बतानी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो जितने भी संबंध होंगे एम्प्लॉय के, कर्मचारियों के आपस में, वो स्पष्ट होंगे। वहाँ पे कोई ये नहीं होगा कि किसी को पता ही नहीं कि मैं किसके अंडर में काम कर रही हूँ, ऐसा वहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, क्योंकि संगठन में हर कार्य बटा होता है, ठीक है, हर कर्मचारी को हर एक कार्य तो जरूर दिया होता है, तो हर एक कार्य हर एक कर्मचारी को मिला होता है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो करने से रह जाए या एक कार्य को 4-5 लोग कर जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले से फिक्स है कि ये कार्य इस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। तो वहाँ पे कार्य बार बार नहीं होगा कि एक्स ने भी वो कर दिया, वाई ने भी वो कर दिया, नहीं, एक्स को पता है मेरे को क्या करना है, वाई को पता है मेरे को क्या करना है। तो वहाँ पे कार्य ज्यादा भी नहीं होगा और जो जरूरी काम है वो छूटेगा भी नहीं, इसलिए जो भी वहाँ पे संसाधन यूज होंगे, जो मशीन है, पैसा है, वो भी खराब नहीं जाएगा, उनका मैक्सिमम यूटिलाइज होगा, अनुकूलतम उपयोग हम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा परिवर्तन में सुविधा। इसमें क्या होता है, संगठन में हमने देखा कि इस तरह से बंटवारा किया जाता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। तो कल को अगर संगठन में कोई परिवर्तन आता है, चेंज आता है, जैसे ए कोई बॉस था किसी विभाग का, अगर ए ने काम छोड़ दिया तो उसके नीचे बी एम्प्लॉय काम कर रहा है, लगातार कई सालों से ऐसी प्रोसेस थी, ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, तो बी लगातार उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है इतने दिनों से, इतने सालों से, तो इतने पास से उसके साथ जुड़ के काम करने से बी को उसके काम की नॉलेज थी कि आखिर ए क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो अगर ए काम छोड़ के चला जाएगा तो बी को उस जगह पे हम रख सकते हैं, ठीक है, और बी उस काम को जल्दी से सीख भी लेगा, क्योंकि वो उस काम से बहुत नजदीक से जुड़ा है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवर्तन में सुविधा रहती है। अगर कोई चेंज होता है तो संगठन में हमें इतना ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता उतार चढ़ाव का, हम उसको आराम से सहन कर सकते हैं, ठीक है, उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रभावी प्रशासन, क्योंकि इसमें हर एक एम्प्लॉय को ये पता है कि उसका अधिकारी कौन है, उसके नीचे काम करने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो जब सब कुछ सारी बातें पहले से स्पष्ट होती है तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अच्छी प्रकार से हो पाएगा। जब किसी अधिकारी को ये नहीं पता होगा मेरे को काम किससे कराना है, कितने एम्प्लॉयों से मेरे को काम कराना है, तो वहाँ पे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, काम अस्त व्यस्त रहेगा। लेकिन संगठन क्या, संगठन तो हमें बताता ही ये है कि किसको क्या कैसे करना है, सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है, तो वहाँ पे काम करना आसान हो जाता है, इसलिए वहाँ पे प्रशासन जो होता है वो अच्छे ढंग से चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मचारियों का विकास। इसमें क्या होता है कि लगातार कर्मचारियों को, जैसे हमने कार्य विभाजन में देखा, एक कार्य लगातार एक ही कर्मचारी को दिए जाने से उसका क्या होता है, विकास होता है, वो अपने कार्य में निपुण हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसका अपने कार्य में वो पूरा निपुण होने के साथ साथ उसका मेंटली विकास भी होता है, वो उस कार्य को हमें जल्दी से करने लग जाता है। नेक्स्ट है विस्तार एवं विकास। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को हम लगातार एक कार्य देंगे तो उसको जल्दी से करके फ्री हो जाएगा, उस फ्री टाइम में वो अपने काम को और बेटर कैसे किया जाए, ठीक है, उसमें अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है, अपने टाइम को यूटिलाइज करेगा अपने काम को और बेहतर करने में, तो इसलिए वहाँ पे कर्मचारियों को और भी अच्छे से विकास होता है, ठीक है, और वो अगर ज्यादा अपना कार्य और अच्छे प्रकार से कर पाते हैं तो उनको और ऊंचे पद पे भेजा जाता है, ठीक है। ये थी संगठन की महत्व। नेक्स्ट है संगठन की प्रक्रिया, कि संगठन
जैसे नियोजन की प्रोसेस है वैसे संगठन की क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट है कार्य की पहचान, ठीक है। संगठन स्थापित करने के लिए, ठीक है, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कार्य। हमें ये तो पता चले कि हमें कार्य करना क्या कार्य करवाना है। तो सबसे पहले एक संस्था के कार्यों की पहचान की जाती है कि कार्य करना क्या है। जैसे किसी विभाग को, किसी व्यवसाय को फ्रीज बनानी है तो उसका पहचान हो गई उसके कार्य की क्या, कि उसको फ्रीज बनाना है। तो कार्यों की पहचान और उसका विभाजन। अब फ्रीज बनाने हैं तो उस कार्य को, एक कार्य तो है नहीं, फ्रीज बनाने के लिए उसको मार्केट से कच्चा माल चाहिए, पैसे भी चाहिए, ठीक है। उसको बना के स्टोर करने के लिए भी सामान, स्टोर रूम भी चाहिएगा, कच्चे माल के लिए भी स्टोर रूम चाहिएगा, और बेचने के लिए विज्ञापन भी करना पड़ेगा, एजेंट भी लगाने पड़ेंगे जो डोर टू डोर हमारा विज्ञापन करेंगे, ठीक है। तो इतने बहुत सारी एक्टिविटीज हमें करनी पड़ेंगी। तो हमें सबसे पहले कार्य क्या होगा और फिर उसका विभाजन, कि हमें अलग अलग कितनी तरह के कार्य करने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, विभागीकरण, कि जो कार्य अलग अलग है निकाल लिए हमने, उनको विभागों में सौंप देंगे। जैसे कच्चा माल हमने आयात किया, ठीक है, उसके बाद कुछ हम ऐसा सामान, तैयार माल भी आयात करते हैं। जैसे फ्रीज के लिए हम कोई भी केबल है वो हम तैयार नहीं करते, वो मार्केट से ही किसी दूसरे व्यवसाय से हम बनी बनाई केबल ले लेते हैं। तो वहां पे हम ये सारा काम किसको दे देंगे, क्रय विभाग को, कि क्रय से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होंगी, कच्चा माल क्रय करना, तैयार माल क्रय करना, कुछ भी क्रय करना, वो सारा क्रय विभाग से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमें सामान को, अपने फ्रिज को बेचना है, तो बेचने के लिए हम क्या करेंगे, विज्ञापन करेंगे ताकि कोई तो हमारा सामान ले, या फिर हम जो है विक्रय संवर्धन करेंगे, विक्रय को बढ़ाएंगे, ठीक है। विक्रय बढ़ाने के लिए क्रियाएं करना, जिसको विक्रय संवर्धन बोलते हैं, ठीक है। या व्यक्तिगत विक्रय, इधर डोर टू डोर जाएंगे। तो ये सारी क्या हो गई, ये विक्रय से रिलेटेड सारी क्रियाएं हैं। तो विज्ञापन हो गया, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत विक्रय हो गया, डोर टू डोर लोगों के जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो इन सबको हम किसमें लेंगे, विक्रय विभाग में। तो इन सब क्रियाओं को हम किसको सौंप देंगे, विक्रय विभाग को। सामान को बनाना, ठीक है, तैयार करना, उसको स्टोर करके रखना, ठीक है, तो ये सब कार्य हम किसको दे देंगे, उत्पादन विभाग को। तो सामान तैयार करना, उसको स्टोर करके रखना, ये सारे कार्य किसको दे देंगे, उत्पादन विभाग को। तो यहाँ पे जितने भी कार्यों की पहचान कर रही थी, तो अलग अलग कार्य जो निकल के आए थे, अब उन अलग अलग कार्यों को हम विभागों में बांट देंगे। क्रय विभाग के अंदर में ये क्रियाएं आएंगी, उत्पादन विभाग के अंदर में उत्पादन करना, स्टोर करना, सब कुछ होगा। तो हमने उनको विभागों में बांट दिया। नेक्स्ट है काम सौंपना। अब हम जैसे विभागों में बांट दिया, तो अब हम उस काम को सौंप देंगे। जैसे क्रय विभाग के काम के लिए हम एक क्रय प्रबंधक को लगाएंगे, और वहाँ के क्रय प्रबंधक को हम क्रय विभाग का सारा काम सौंप देंगे। उस काम को क्रय प्रबंधक के ऊपर डिपेंड है, वो कैसे कराएगा, उसको जितने कर्मचारी चाहिए व्यवसाय उसको उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। उसके बाद क्रय प्रबंधक अपना सारा काम देखेगा कि उसको कैसे क्रय करना है, कम पैसे में ज्यादा कच्चा माल वहां से कैसे लेके आना, वो उसका काम है। ऐसे ही विज्ञापन से, ठीक है, सामान बेचने से रिलेटेड सारा कार्य किसको सौंप दिया जाएगा, विक्रय प्रबंधक, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर विभाग के मेन हेड को उसका काम सौंप देंगे, ठीक है। उसके बाद है सूचना प्रेषित करने के लिए संबंध स्थापित करना। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने अलग अलग विभागों में कार्य बांट दिया, वहां पे हमने कर्मचारी भी लगा दिए। अब हम देखेंगे कि वहां पे ऐसा रूपरेखा तैयार होनी चाहिए कि अलग अलग विभागों के कर्मचारी या प्रबंधक आपस में जुड़े रहें, ठीक है। इसलिए सूचनाओं को इस प्रकार से प्रेषित सेंटर जो है भेजना चाहिए कि वहां पे आपस में संबंध स्थापित हो। यानी कि क्रय विभाग, विक्रय विभाग, चाहे
ठीक है, अलग अलग उनके कार्य हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक है, क्या? जो संस्था का उद्देश्य है वही लाभ अर्जित करना। ठीक है, तो उनमें आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान भी होते रहना चाहिए और इस ढंग से वो आपस में जुड़े रहने चाहिए कि एक अच्छा वातावरण वहाँ पे रहे। ठीक है, वहाँ पे जो है एक समन्वय का, सहयोग का वातावरण हो। ठीक है, तो ये थी हमारे संगठन की प्रक्रिया। अब हमारा संगठन दो तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ संगठन की बात आती है तो संगठन दो तरह का होता है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन क्या होता है? चेस्टर बर्नार्ड ने इसकी परिभाषा दी है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती है तब उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। यानी कि चेस्टर बर्नार्ड क्या कह रहा है? देखिए, औपचारिक संगठन क्या होता है? जो जानबूझ के स्थापित किया जाता है। ठीक है, दो या चार व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति होते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनमें एक संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, वो ऐसे स्थापित नहीं किया जाता, वो एक प्रोसेस के तहत जो है स्थापित किया जाता है कि भाई ये पांच लोगों का ग्रुप है, इसमें ए को हेड बनाते हैं, बी सी डी को इसके अंदर में काम करना है, ए के बाद बी हेड होगा, बी के बाद सी आएगा। तो एक पूरी प्रोसेस हुई है। ठीक है, पहले से तय किया गया कि कौन अधिकारी होगा, कौन उसके नीचे कार्य करेगा। तो यही हमारा होता है औपचारिक संगठन। तो चेस्टर बर्नार्ड ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो भी कार्य करेंगे वो किसके लिए करेंगे? उनका एक उद्देश्य होगा, उनके अलग अलग उद्देश्य नहीं होंगे, वो जो भी काम करेंगे उस काम का एक ही उद्देश्य होगा। तो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती है। ठीक है, यानी कि समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वो व्यक्ति क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं, ये क्रियाएं जानबूझकर की जाती हैं, तो इसे औपचारिक संगठन कहते हैं। ठीक है, औपचारिक संगठन की अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो विशेषता फर्स्ट क्या होगी? परिभाषित संबंध, कि इसमें एक का दूसरे से क्या संबंध है वो पहले से ही परिभाषित होगा। जैसे अभी मैंने बताया ना कि ए हेड होगा, बी उसके नीचे कार्य करेगा, बी के नीचे सी, तो आपस में उनका संबंध पहले से ही क्लियर है, पहले से ही परिभाषित है कि संगठन का अध्यक्ष कौन? ए के बाद कौन अध्यक्ष होगा? बी, और बी के नीचे सी। तो संबंध पहले से ही परिभाषित होते हैं। यह नियमों पर आधारित है, यानी कि ये जो संगठन होगा इसके कुछ नियम होंगे जो हम पीछे पढ़ के आए थे। संगठन के, संस्था के जो नीति, नियम, कानून होंगे वो इस जो है औपचारिक संगठन को भी उन नियमों को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है कार्य विभाजन पर आधारित, यानी कि इस संगठन का जो रूप होगा, ठीक है, वो किस पे होगा? आधारित कार्य विभाजन पर, यानी कि कार्यों को बांटा जाएगा, जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण हो उसको वो कार्य सौंपा जाएगा। नेक्स्ट है जानबूझकर स्थापित, इनकी जैसे परिभाषा से निकल के आई है एक विशेषता कि वहां पे जो संगठन है वो जानबूझकर बनाया जाएगा। ऐसे ये नहीं है कि एबीसी चलते चलते कहीं मिल गए और उन्होंने अपना संगठन बना लिया, ये जानबूझ के स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है यह अव्यक्तिगत होता है, यानी यहाँ पे व्यक्तिगत रोल नहीं होता, जैसे ए बी सी डी व्यक्तिगत रोल इनका कुछ नहीं है। ए हेड है, हेड के बाद सब हेड है, सब हेड के बाद मान लो सी क्लर्क है, डी कोई एम्प्लॉय है, तो वहां पे ए बी सी डी मायने नहीं रखते, हेड, क्लर्क, ठीक है, एम्प्लॉय ये मायने रखते हैं। तो ये व्यक्तिगत नहीं होता, यहाँ पे व्यक्ति की अपनी पहचान नहीं होती, यहाँ पे उसके किसकी होती है? मेन मतलब उसके पद की। नेक्स्ट है यह अधिक स्थिर होता है, यानी कि ये यूं नहीं है कि कभी भी बिखर जाए, क्योंकि नियमों के तहत बना है, प्रोसेस के तहत स्थापित हुआ है, तो ये स्थिर रहता है, ये अपने कार्य को करता रहता है और इसका जो ढांचा है वो बना रहता है, ये इतना जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, उसके बाद है संगठन
औपचारिक संगठन के लाभ, इसके क्या लाभ है? तो फर्स्ट है, यह उत्तरदायित्व निर्धारित करने में आसानी होती है, क्योंकि देखिए औपचारिक संगठन जानबूझ के हमने स्थापित किया था, कार्यों को एक दूसरे को हमने बांट के दिया था, तो वहां पे हम ये भी डिसाइड करने में हमें आसानी रहती है कि काम जो गलत हुआ है या जो हानि हुई है वो किसकी वजह से हुई है, हम किसको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराना यहाँ पे जो है आसान हो जाता है। जैसे किसी जो है पेपर वर्क में कुछ गलतियां हुई है तो हम किसको ठहरा देंगे, क्लर्क को। कोई निर्णय लेने में गलती हुई है तो प्रबंधक को। तो यहाँ पे क्योंकि पहले से फिक्स था ये प्रबंधक इसके ये काम है, ये जो क्लर्क है इसका ये काम है, तो जो काम में गलती मिलेगी हम उसको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कार्यों का दोहराव नहीं, यानी कि हर कार्य किसके द्वारा किया जाएगा वो पता होता है, इसलिए कार्यों का दोहराव नहीं होता। इनकी एक ही काम को 2 या 3 व्यक्ति नहीं करेंगे, जिसको जो करना होता है वो वही करेगा। उसके बाद है आदेश की एकता संभव, यानी कि यहाँ पे जो हम पीछे पढ़ के आए आदेश की एकता, यानी कि आदेश देने वाला कोई एक व्यक्ति होगा, ठीक है, और उसको मानने वाले उसके नीचे जो कार्य करते हैं वो, तो आदेश की एकता का वहाँ पालन होना संभव है। ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी, क्योंकि पहले से उद्देश्य फिक्स होते हैं, ठीक है, हर एक को ये पता है कैसे क्या काम करना है, तो शांतिपूर्ण वो सब अपना अपना कार्य करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे लक्ष्य तक पहुँचना आसान होता है, तो वो लक्ष्य तक पहुँच भी आराम से जाता है, क्योंकि हर एक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं होता। उसके बाद है इसके सीमाएं, ठीक है, औपचारिक संगठन की कुछ कमियां होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। क्या है? फर्स्ट है काम में देरी, क्योंकि देखिए इस संगठन में हम पढ़ के आए हैं जैसे कि एक प्रोसेस होती है, ठीक है, एक पदवाइज कार्य चलता है, जैसे ए से कोई बात बी तक पहुंचानी होती है तो ए से बी तक आएगी, बी से सी, सी से डी तक, क्योंकि एक संगठन है। तो इसमें क्या होता है कई बार काम करने में देरी हो जाती है, ए तक वो बात है डी तक आने में टाइम लग जाता है, डी को कोई अपना सुझाव ए तक पहुंचाना है तो भी टाइम लग जाता है। ठीक है। उसके बाद है पहल क्षमता में कमी, पहल क्षमता इनकी अपने विचारों को रखना, तो इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों को पहले से यूं होता है कि आपको इसके अंडर में काम करना है और ये काम करना है, तो वो अपनी जो है अपने विचारों को नहीं रख पाता, क्योंकि जब पहले से ही सब कुछ पता है ये काम इस तरह से करना है, तो उसके दिमाग में अगर कुछ विचार है भी तो वो कहाँ रखेगा, क्योंकि पहले से उसको ये पता है कि आपको ये 10 पेज लिख के देने हैं। ठीक है। तो वहाँ पे पहल क्षमता यानी कि कर्मचारियों के विचारों को रखने की वहाँ पे संभवता नहीं होता। नेक्स्ट है संबंधों का, यानी कि वहाँ पे संबंधों का मैकेनाइजेशन किया जाता है, इनकी संबंध व्यक्तिगत नहीं होते, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है। तो ये थी हमारी औपचारिक संगठन की सीमाएं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। ठीक है। जैसे कहीं पर विचार लेडीजें मिल जाती हैं, उनकी एक मंडली है, ठीक है, वो क्या होता है? अनौपचारिक संगठन। उनकी कोई प्रोसेस नहीं होती स्थापित होने की, उनका कोई हेड नहीं होता, ठीक है, उनमें कोई पद नहीं होते, तो वो क्या होता है? अनौपचारिक संगठन, जो कहीं भी बन के तैयार हो जाता है। तो वो इसका उल्टा हमारा हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। तो उसके अगर मैं पॉइंट कराऊंगी तो
तो हम उसका औपचारिक संगठन कल पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट उसका अनौपचारिक संगठन, जो उसका उल्टा है। इसमें क्या है, चेस्टर बर्नार्ड ने इसकी परिभाषा दी है कि वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्य के लिए बनते हैं। इनके संबंध तो बनते हैं, लोग इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन वो अनजाने में ही होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन वो ऐसे जानबूझकर नहीं मिलते कि चलो हमें ये उद्देश्य पूरा करना है, वो ऐसे ही मिल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जैसे दोस्तों को ही देख लो, जो एक जैसे नेचर के होंगे उनका अपने आप ही धीरे धीरे एक गुट बन जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे ही बने हैं, एक दूसरे के व्यवहार से उन्हें धीरे धीरे आपस में वो जुड़े हैं और उनका एक गुट बन गया, ठीक है। तो अज्ञानवश वो ऐसे ही उनका एक संगठन बन जाता है अपनी रुचियों के हिसाब से। तो ये था अनौपचारिक संगठन। इसके क्या लक्षण या विशेषताएं हैं? फर्स्ट है औपचारिक संगठन पर आधारित। अनौपचारिक संगठन कहीं ना कहीं औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। कैसे? क्योंकि देखिए औपचारिक एक संगठन है, वहीं पर तो जैसे कोई ऑफिस है, ठीक है, उस ऑफिस में जो व्यक्ति काम करते हैं वो एक तो ऑफिस के हिसाब से उनके पद है कि ये मैनेजर है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, ये जो है पीएन है, ये सब कुछ, वो तो एक औपचारिक संगठन है, वहाँ पे पद तय होते हैं। लेकिन वहीं पे आप लोगों ने देखा होगा ऑफिस में जो एक मैनेजर है उसका अपने एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा संबंध है, उसके साथ उसका उठना बैठना अच्छे से जो है उसका एक संबंध होता है। तो वो एम्प्लॉय, वो कर्मचारी और वो प्रबंधक जो हेड है वो कहाँ पे मिले? उस ऑफिस में, ठीक है। वैसे उसी ऑफिस में एक कैंटीन चलाने वाला है, ठीक है, और एक कैशियर है, ठीक है। उन दोनों में ऐसे ही धीरे धीरे एक अच्छा संबंध निकल के आता है, दोनों में अच्छा सा जो विचारों का आदान प्रदान होता है। तो दोनों में कोई है ही नहीं, मतलब पद वाइज तो कोई है ही नहीं, कैशियर का कैंटीन के साथ कोई वो है ही नहीं कि भाई आपको इस प्रोसेस के लिए या इस काम से एक दूसरे से मिलना है। लेकिन उनके बीच में आपस में मेल जोल है, तो वो मेल जोल कहाँ बना? ऑफिस में। तो इसका मतलब अनौपचारिक संगठन बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए? औपचारिक संगठन, यानी एक जगह चाहिए जहाँ पे ये अनौपचारिक जो संगठन है वो बनता है, जो बनके तैयार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिखित नियम नहीं, यानी कि इस संगठन के कोई नियम नहीं होते। जैसे कैंटीन वाला जो मैनेजर के साथ कभी भी कुछ भी बात कर सकता है, उनके कोई नियम नहीं होते कि आपको ये फाइल पहुंचाने ये काम करना है। नेक्स्ट है स्वतंत्र संदेश कानून, इनके वहाँ पे विचारों का आदान प्रदान होता है स्वतंत्र रूप से, कोई ये नहीं होता कि सोच समझ की बातें बोलनी पड़ेंगी, नियमों के तहत काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप से अपनी बातों का वो आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है जानबूझकर स्थापित नहीं, यानी कि वो जो ये जो संबंध है ये जानबूझकर नहीं बनाए जाते, ये ऐसे ही बन जाते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया ना कि एक क्लास में आप जैसे 20 बच्चे आए, सभी अनजान है, ठीक है, कोई किसी को नहीं जानता। अब फिर आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद सभी की दोस्ती हो जाती है, ठीक है, 4 का ग्रुप बना, 3 का, 2 का ग्रुप बना। वो कैसे बना? आप लोगों का मतलब कुछ रुचियां मिली, ठीक है, कुछ विचार मिले और वो बनके तैयार हो गया। तो वहां पे इनको आप लोगों ने जानबूझकर तो नहीं बनाए ना कि मैं उससे जो है दोस्ती करूंगा या उससे करूंगा, आपके जिसके साथ विचार मिलते हैं वही तो बनता है आपका, ठीक है। तो ये जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। संगठन के चार्ट पर इसका कोई स्थान नहीं होता, यानी कि संगठन में ऑफिशियली रूप से इसका कोई मान्यता नहीं होती, ठीक है। यह व्यक्तिगत होता है, जैसे उसमें हम पढ़ के आए थे ना, यह व्यक्तिगत होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत होता है, ठीक है। अब जो कैंटीन वाला बंदा है और जो मैनेजर है वो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे पद वाइज तो उनके बीच में कोई संबंध है ही नहीं, तो वो आपस में एक दूसरे को व्यक्तिगत पर्सनली जानते हैं। स्थायित्व की कमी, यहाँ पे औपचारिक संगठन में क्या था, वो स्थायी रहता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन में क्या होता है, स्थायित्व की कमी होती है। यानी कि 4 जैसे फ्रेंड है, ठीक है, वो 4 आज हैं, कल को कोई भी फ्रेंड उनको छोड़ के चला जाता है, दूसरे ग्रुप में चला जाता है,
यानी कि वो जो एक संगठन है वहाँ पे कोई स्थायित्व नहीं होता। एक एम्प्लॉय आज यहाँ पे बैठता है, कल दूसरे ग्रुप में जाके बैठ जाएगा, तो वहाँ पे कोई स्थायित्व नहीं होता। नेक्स्ट है इसके लाभ। अनौपचारिक संगठन के क्या लाभ है? फर्स्ट है प्रभावपूर्ण संदेश। इसमें क्या होता है कि जो संदेश मान है, जो आदान प्रदान है बातों का, विचारों का, वो जल्दी से हो पाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि कोई सूचना, ऑफिशियली सूचना, ठीक है, वो तो बाद में पहुंचती है, लेकिन अफवाहें बहुत जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, अनौपचारिक संगठन है, बातें इधर से उधर बहुत जल्दी से पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से संगठन बनाता है, जिसका जहाँ पे विचार मिलता है वो उन्हीं के साथ उठता बैठता है। तो उसमें क्या होता है, वो अपने जो मन की भावनाएं होती है, जो मन के विचार हैं, जो उसकी अपनी इच्छाएं हैं, ठीक है, जो उसकी बातें हैं, वो वहां पे वो खुल के बोल पाता है। अब वैसे ऑफिस में तो जो एक औपचारिक संगठन है वहां पे तो वो मैनेजर को जाके अपनी बात नहीं बताएगा कि जी आज मेरे को ये हो गया, आज घर में ये हो गया, नहीं बताएगा। लेकिन जब वो फ्री टाइम में मैनेजर से वैसे मिलेगा पर्सनली, ठीक है, दोस्त के रूप में, तब वो अपनी बातें वहां पे बताएगा। तो वहां पे क्या होता है, जो उसकी सामाजिक आवश्यकताएं होती है, सामाजिक आवश्यकताएं यानी कि अपने जैसे विचारों को व्यक्त करना, अपना सुख दुख बांटना, यहाँ पे वो चीजें पूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। यहाँ पे क्या होता है, जैसे इन सबका मेन उद्देश्य तो क्या होता है, संगठन से निकल के आता है ये भी, तो ये भी कहीं ना कहीं संगठन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं। तो संगठन का जो उद्देश्य होता है उसको पाने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है सीमाएं। इसकी क्या सीमाएं हैं? फर्स्ट है अफवाहें फैलाता है, क्योंकि कोई भी कहीं भी किसी से भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे अफवाहें जल्दी से फैलती हैं। किसी ने इतनी सी बात कही ना, ए ने थोड़ी सी बात ग्रुप में कही, ए ने बी को, बी ने सी को बता दी, सी ने जो है एच आई जे को बता दी, डी ने एक्स वाई जेड को बता दी, यानी कि ऐसे ही कोई सिस्टम ही नहीं है। बातें बस एक बात मुंह से निकलो वो इधर से उधर कभी भी फैल जाती है। नेक्स्ट है परिवर्तन का विरोध, क्योंकि ये एक परंपरागत रूप से चलने वाला ढांचा है। कोई भी नया परिवर्तन होता है तो ये जो अनौपचारिक संगठन है उसका विरोध करता है। उसके बाद है परंपराओं का दबाव। इसमें क्या होता है कि एक संगठन के हम जब सदस्य बनते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ही ना परंपराएं, कुछ एक मतलब ये हो जाते हैं कि भाई अगर आपको हमारे साथ रहना है तो आपको देखिए ऐसे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप किसी के क्लास में लगाओ, फ्रेंड सर्कल होता है, तो वहाँ पे कई बार होता है ना कि हमारे साथ अगर रहना है तो आपको उससे बात नहीं करनी पड़ेगी, या आपको पढ़ना पड़ेगा, या मेरे साथ खेलना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये क्या होती है कि उस समूह की परंपराओं का दबाव हो जाता है, कि उस समूह की जो परंपराएं हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज है उनको मानना पड़ता है। तो इसकी कमियां हैं। तो अगर हम एंड में देखें औपचारिक अनौपचारिक तो क्या कैसे काम होता है, जैसे मेन है मुख्य प्रबंधक, ठीक है, दिख रहा है, मेन है मुख्य प्रबंधक, उसके नीचे क्रय प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक और वित्त प्रबंधक। क्रय प्रबंधक के नीचे क्रय सुपरिटेंडेंट, उत्पादन सुपरिटेंडेंट और वित्त सुपरिटेंडेंट। तो औपचारिक संगठन तो हमारा ऑफिशियल तो क्या होएगा, मुख्य प्रबंधक है, इसके नीचे क्रय प्रबंधक, उत्पादन और क्रय के नीचे क्रय सुपरिटेंडेंट, इसके नीचे ये और वित्त के नीचे वित्त। ये तो हमारा औपचारिक। अनौपचारिक संगठन क्या होता है कि जो क्रय सुपरिटेंडेंट, जो मुख्य प्रबंधक है वो वित्त सुपरिटेंडेंट से भी बातें मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो उत्पादन प्रबंधक है वो क्रय सुपरिटेंडेंट से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनकी जो औपचारिक संगठन है वो तो एक प्रोसेस में चलता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन कोई कहीं भी किसी से भी संबंध स्थापित कर लेता है। जैसे मुख्य प्रबंधक ने इससे कर लिए, ये सीधा इससे भी कर लेता है, सीधा इससे भी। तो ये हमारा होता है अनौपचारिक संगठन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, संगठन और टाइप्स ऑफ